आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के लेक्चर में आपको थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। टर्म टेस्ट में जो लेक्चर में जो क्वेश्चन कराता हूँ इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य आ जाएंगे, विश्वास रखना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसके बाद मैं मैथमेटिकल के डाल दूंगा। मैं सिलेबस बता ही चुका हूँ आपको, यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक की बोल्टता लाभांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपसे पूछ ले लब्धि का स्थायीकरण ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक पुनर्निवेशी पर जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि का स्थायीकरण ज्ञात कीजिए, इस तरह से पूछ ले। या आपसे पूछ ले बोल्टता लाभांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोनों तरह से किसी भी तरह से पूछ ले तो आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो देखिए जब कैसा हो, बिना पुनर्निवेश, बिना पुनर्निवेश, समझिए आप अच्छे से। एक एम्पलीफायर है यानी कि प्रवर्धक। क्या है? एम्पलीफायर, जिसमें निर्गत वोल्टता वी आई और आउटपुट क्या है? बी नॉट। एम्पलीफायर प्रवर्धक जिसकी गेन है लब्धि क्या है? ए मान लेते हैं। एक एम्पलीफायर है जिसमें निर्गत वोल्टता वी आई, आउटपुट क्या है? बी नॉट है। इसकी गेन लब्धि निकालेंगे तो होगी ए बराबर बी नॉट अपॉन बी आई, बी नॉट अपॉन बी आई। अब इसको इस तरह से बी नॉट बराबर ए बी आई। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे आप यहाँ ए का मान रखता जाएंगे ना, जैसे ए बराबर बी नॉट बराबर ए बराबर 2 बी आई, तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्ट था वो निर्गत वोल्ट था कि 2 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह ए का मान फॉरवर्ड कुछ भी आप रखते जाएंगे ना, वो ध्यान रखना। ये बना बिना पुनर्निवेश के हो गया। अब पुनर्निवेश के साथ देखिए, निवेश के पुनर्निवेश के साथ ये एम्पलीफायर ए निर्गत वोल्टता वी आई डैश, आउटपुट वोल्टता वी नॉट डैश। एक एम्पलीफायर क्या है? बी है, बीटा। ये ध्यान रखना, ये बीटा है, बी नहीं है भैया, बीटा। बी एफ आउटपुट, बी एफ डैश। बिना पुनर्निवेश के साथ और पुनर्निवेश के साथ। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है इसमें, लब्धि का स्थायीकरण ज्ञात करना, आपको सूत्र निकालना है। तो देखिए जब एक ये एम्पलीफायर हो, जब बिना पुनर्निवेश के, तो आप उसकी लब्धि देखिए, बिना पुनर्निवेश प्रवर्धक माना, बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि ए है। क्या है? बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि ए है। और जब पुनर्निवेश सहित, पुनर्निवेश सहित, इस तरह से आपको मानना है, पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि बराबर ए है। पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि क्या है? ए एफ है। ये आप स्टार्टिंग में किस तरह से मानना है, इस तरह से आपको एम्पलीफायर बनाने, बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि माना क्या है? ए एफ, ए है, और पुनर्निवेश के साथ ए एफ है। यहाँ निकाल लेना, जब पुनर्निवेश के साथ हो ना तो यहाँ से आप मान निकाल लेना, आपको जरूरत होगी। ए एफ बराबर बी नॉट डैश अपॉन बी आई डैश बराबर में ए अपॉन 1 माइनस ए बी आई, आउटपुट अपॉन निर्गत। अब देखिए बिना पुनर्निवेश
निवेश के बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की जो लब्धि है, लब्धि का स्थायित्व गुणांक, क्या? स्थायित्व गुणांक, स्थायित्व गुणांक। माना बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि का स्थायित्व गुणांक एस बराबर क्या है? डीए अपॉन ए है, डीए अपॉन ए है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए पुनर्निवेश के सहित, पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि का स्थायीकरण देखिए एस एफ बराबर डी एफ अपॉन ए। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। इसको आप कौन सी इक्वेशन मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। भैया ये और बंद हो गई है, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब वॉइस अच्छी आएगी भैया। चालू तो कर दी लेकिन वहां से कनेक्ट नहीं की थी। पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि का स्थायित्व गुणांक, इस तरह से आप ले लेंगे। अब देखिए जब आप बिना पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि आपने क्या मानी थी? ए मानी थी। और पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि आपने क्या मानी थी? ए एफ मानी थी। वो आप मान निकाल चुके हैं। तो देखिए पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि क्या मानी थी आपने? ए एफ। क्या मानी थी भैया? ए एफ मानी थी। ए एफ बराबर आप वहां से देखिए ए अपॉन वन माइनस ए बी। ए एफ बराबर आप वहां से निकाल चुके थे वन माइनस ए बी, वन माइनस ए बी। अब इसका डिफरेंशियल अवकलन कीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आप इसका अवकलन कीजिए? ए के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डेल ए एफ अपॉन में डीएल, डेल ए बराबर में देखिए u अपॉन वी से। अवकलन के सूत्र तो सबको याद होंगे ना, वन माइनस ए बी का स्क्वायर, यू बी का स्क्वायर, बी को छोड़ो, वन माइनस ए बी, ए का करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब आप गुणा में ए माइनस ए, माइनस चिन्ह आएगा ना, माइनस में बी आ जाएगा। अवकलन तो कर लेना। डेल ए एफ अपॉन में डेल ए बराबर सॉल्व कीजिए, वन माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी अपॉन में वन माइनस ए बी का स्क्वायर। दिख रहा है नहीं? ये और कंफ्यूज है भाई, दिख रहा है यहाँ तक तो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए डेल ए एफ बराबर आएगा, डेल ए बराबर आएगा वन अपॉन वन माइनस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए मैं यदि अंश व हर में एक का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन पर? ए से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? वे देखिए यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो आप देखिए यहाँ से ए अपॉन वन माइनस ए बी, ए अपॉन वन माइनस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए एफ लिख सकते हैं। तो डेल ए एफ अपॉन में डेल ए क्या आ जाएगा? ए एफ और ए वन माइनस ए बी, क्योंकि यहां से एक ए अपॉन वन माइनस ए बी को हमने क्या लिख दिया? ए एफ लिख दिया, ए एफ आ गया। शेष क्या रहेगा? ए अपॉन और वन माइनस ए बी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, अब देखिए इसका आप इस तरह से ए एफ, यदि हम ए एफ को इसके नीचे ले आएंगे तो डेल ए अपॉन में ए वन माइनस ए बी। ऐसा अब हम क्यों कर रहे हैं वो देखिए, ये तो आपको सोचना होगा ना। एस बराबर डी ए अपॉन ए, एस बराबर डी ए अपॉन ए और एस एफ बराबर डी ए अपॉन ए एफ। यानी कि इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि एस एफ, बराबर डी ए अपॉन ए को एस लिख सकते हैं और वन माइनस ए बी
नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। भाई ये बोर्ड की साइज की वजह से फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ देख लीजिए, ए से इस एफ अपॉन ए, यदि इस तरह मैं इसको लिख दूं, डेल ए अपॉन ए एफ बराबर में डेल ए अपॉन ए वन माइनस ए बी। तो देखिए डेल एफ अपॉन एफ को इक्वेशन नंबर सेकंड से एस एफ बराबर लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एस अपॉन वन माइनस ए बी। और यही क्या है भैया, इसका सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि का लाभ बोल्ट लाभांक का सूत्र है। ये आपसे पूछ ले लब्धि का स्थायीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सूत्र ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी से रिलेटेड है ना, हल्का सा डेरिवेशन टाइप भी है, कुछ थ्योरेटिकल, ऐसे आपको चीजें याद रखनी होगी। भाई मैं जिस हिसाब से आपको करा रहा हूँ ना सभी में पीसीए में कंप्लीट, आप उस हिसाब से करते जाइए। मेरे हिसाब से तो किसी के भाई ये बैक वगैरह लगनी ना चाहिए। अगर मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ ना उस हिसाब से आपकी, अगर आप हर लेक्चर कंप्लीट करें अच्छे से और मैं बताता हूँ उस हिसाब से, तो आपकी 70+ परसेंटेज बन जाए भैया आराम से, अगर आप पढ़ें अच्छे से उस हिसाब से। तो बहुत भाई ये साथ के उनकी बन जाती है आराम से। भाई मैं भी अधिकतर इनको ही पढ़ता हूँ यार, जो आपको कराता हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋणात्मक ऋणात्मक पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय निरूपण अरेखीय निरूपण एवं रव का न्यूनीकरण को समझाइए। रव का न्यूनीकरण समझाइए। अरे वो चित्र गलत मिटा दिए साइड से, वो इसमें व्यूज में लिए जाएंगे। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय निरूपण में रव का न्यूनीकरण को समझाइए, क्योंकि जो ऋणात्मक उल्टा है उसमें रव का न्यूनीकरण क्यों होता है आपको उसको समझाना है। देखिए इसमें ये मिटा दिए कोई ना, ये एम्पलीफायर ए, ऊपर से लिखता हूँ पर नीचे जगह नहीं होती, एम्पलीफायर ए बी आई बी नॉट, बी आई बी नॉट बिना पुनर्निवेश के, पुनर्निवेश सही था आपने निकाला था बी आई बी नॉट एम्पलीफायर ए बीटा, ये ध्यान रखना ये बी नहीं है बीटा है, बी एफ बी एफ आई डैश और लगा देना। यहां से आपने निकाला था ए एफ बराबर बी नॉट अपॉन बी आई डैश बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बी, ये मान निकाला था। अब देखिए आपको ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय निरूपण क्यों होता है और रब का न्यूनीकरण, उसको आपको अच्छे से समझाना है। उसी से रिलेटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन से सब चीजें वही है, हल्का सा चेंज है बस। अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए ना, तो सेकंड आपने नहीं समझो, आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ये आपने कुछ एम्पलीफायर लिए थे, इसके अलावा और देखिए बिना पुनर्निवेश के, बिना पुनर्निवेश बिना पुनर्निवेश के साथ एम्पलीफायर ए जिसकी गहन लब्धि ए बी आई डैश, बी आई डैश बी आई मान ले, इसको बी नॉट है, ये निर्गत और ये आउटपुट वोल्टता हो जाएगी।
तो यहाँ से इसका गेन लब्धि निकालेंगे तो बी नोट एस बराबर आएगा ए बी आई। ये तो आप मैं इससे निकाल चुका हूँ ना, ए बराबर बी नोट एस अपॉन बी आई, इस तरह से। ये अपरूपण रहित है। कैसा है भैया? अपरूपण रहित है, यानी कि कोई भी इसमें अनवांटेड कोई भी कुछ नहीं है, मतलब कोई भी सिग्नल ऐसा है नहीं जो इसमें तो इसको आप अपरूपण रहित लिख दीजिए, आगे समझाऊंगा। अपरूपण रहित, कोई भी वोल्टता नहीं है, इसके अलावा अपरूपण रहित है, कोई भी अनवांटेड सिग्नल नहीं है। अब देखिए, जब अपरूपण सहित हो, अपरूपण सहित कैसा हो? अपरूपण सहित। ये तो अपरूपण रहित है। अब अपरूपण सहित देखिए, जब कोई इसमें कोई वोल्टता लग जाए, तो देखिए ये एम्पलीफायर ए वी आई, इसमें वोल्टता वी डी क्या आ जाती है? इसको बी नोट, यानी कि अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं, संकेत आ जाते हैं। तो यहाँ से बी नोट एस बराबर ए बी आई, ये तो है ही, और ऐड क्या हो जाएगा? बी डी, और एक वोल्टता आ जाएगी। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप इस हिसाब से आप कंप्लीट कर चुके हैं। जब अपरूपण रहित हो, जब अपरूपण सहित हो, तो अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं। अब देखिए इसके पुनर्निवेश के साथ, पुनः निवेश सहित, यही डायग्राम बनाना है आपको से। ए बी नोट, ये बीटा है, ये ध्यान रखना। दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा होगा। बी नोट एस लगा दें। ये पुनर्निवेश सहित है, लेकिन ये ध्यान रखना कैसी है? अपरूपण रहित है, क्योंकि इसमें आपको कोई और वोल्टता नजर नहीं आ रही होगी। वही सेम डायग्राम है, यानी कि कैसा है? अपरूपण रहित, अपरूपण रहित, अपरूपण रहित। अब देखिए, जब अपरूपण सहित हो, अपरूपण सहित हो, आपको समझाना क्या है क्वेश्चन में कि रव का न्यूनीकरण क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी ये सेमेस्टर में अधिकतर आता है। अपरूपण सहित, तो देखिए ये वोल्टता आ जाएगी हम बी डी, बी नॉट एस, ये एम्पलीफायर बीटा। इजी है भाई, काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अपरूपण सहित कैसा हो? जब अपरूपण सहित हो, अब यहां से आप देखिए, अब देखिए, अब आप वो निकालिए, इसमें आउटपुट वोल्टता निकालिए, बी नॉट डैश, डैश लगा लीजिए, एस, हाँ एस में रहने दीजिए। बी नॉट डैश बराबर देखिए ए बी आई आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? ए बी आई एफ, ए बी आई एफ आउटपुट वोल्टता अपॉन निर्गत वोल्टता, प्लस में बी डी, ये इसमें अतिरिक्त है। अब देखिए बी नोट डैश बराबर आउटपुट वोल्टता निकालिए ना आपको, ए बी आई एफ को हम किस तरह लिख सकते हैं? बी आई प्लस में बी एफ, बी आई एफ को बी आई, हाँ ये बी आई, बी आई एफ, बी आई प्लस में बी एफ प्लस में बी डी। अब देखिए बीटा बराबर, अब यहां से गेन या लब्धि निकालिए आप बीटा की, बीटा की गेन या लब्धि निकालिए, यानी कि आउटपुट क्या है? बी एफ, और निर्गत क्या है इसमें? बी नोट, यानी कि आउटपुट बी एफ अपॉन बी नोट डैश। तो यहां से बी एफ बराबर आ जाएगा बी नोट बीटा।
बी नोट डैश आप ए बी आई अंदर का गुणा कीजिए, बी एफ का मान आप क्या रख सकते हैं, यानी कि ए बी वी नोट डैश प्लस में वी डी, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पक्षांतरण करेंगे, बी नोट डैश इसमें से कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस ए बी, क्या जाएगा वन माइनस ए बी कर लेना, ए बी आई प्लस में बी डी, ए बी आई प्लस में बी डी। अब यहाँ से देखिए इसमें आप डिवाइड कर दीजिए दोनों में, वन माइनस ए बी प्लस में बी डी अपॉन वन माइनस ए बी। अब देखिए हमें क्या निकालनी थी, आउटपुट वोल्टता निकालनी थी। ये आउटपुट वोल्टता निकल कर आ गई, लेकिन जो ये अतिरिक्त है ना, जो आप जोड़ते आ रहे थे ना बी डी, इसमें भी जो अनवांटेड सिंगल आ रहे थे, ये किसके कारण आते हैं, रव के न्यूनीकरण के कारण आते हैं। किसके कारण, रव का जो न्यूनीकरण हो रहा है उसके कारण ये आते हैं। जो ऋणात्मक वोल्टता में जो रव का क्या हो रहा है न्यूनीकरण, उसके कारण ये आते हैं। अब देखिए जब तो बी डी डैश बराबर बी डी अपॉन वन माइनस ए बी, बी डी डैश बराबर बी डी अपॉन वन माइनस ए बी। ये ध्यान रखना ऋणात्मक वोल्टता में वन माइनस ए बी जो इसका मान है वे ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। ऋणात्मक वोल्टता में इसका मान क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है। जब ये ग्रेटर देन होगा तो बी डी जो डैश है ये लेस देन होगा किससे, बी डी से। बी डी डैश है ये किससे लेस देन होगा, बी डी से। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ऐसा कुछ खास इक्वेशन भी नहीं है, लेकिन आपसे पूछेगा कि ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय निरूपण व रव का न्यूनीकरण को समझाइए, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है टर्म टेस्ट और सेमेस्टर दोनों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पुनः भरण के सिद्धांत को समझाइए, या आपसे पूछ ले पुनः निवेश के सिद्धांत को समझाइए या पुनः निवेश समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। किसी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आपको ये सॉल्यूशन करना है। ध्यान रखना, पुनः निवेश के सिद्धांत को समझाइए, पुनः भरण के सिद्धांत को समझाइए, एक ही बात है। वही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। यूनिट नंबर फर्स्ट में सेम से क्वेश्चन है भी ये सब। पुनः भरण के सिद्धांत को समझाइए, तो देखिए वही एम्पलीफायर ए लेते हैं, इसमें निर्गत वोल्ट था बी आई, आउटपुट वोल्ट था क्या है, वी नॉट। जब पुनः निवेश नहीं है, क्या है नहीं है, जब पुनः निवेश नहीं है, बिना पुनः निवेश के, पुनः निवेश नहीं है। एक एम्पलीफायर ए है जिसमें निर्गत वोल्ट था वी आई है, आउटपुट वोल्ट था क्या है, वी नॉट है। एक दूसरा एम्पलीफायर इसी तरह से ए, ये बीटा, ये बीटा एम्पलीफायर है, जिसमें आउटपुट वोल्ट था बी नोट डैश, निर्गत वोल्ट था बी आई डैश, और यहाँ से बी एफ है। इसमें जो बी एफ क्या होती है, पुनः निवेश वोल्ट था, पुनः निवेश वोल्ट था। बी एफ क्या होती है, पुनः निवेश वोल्ट था। जब बी आई और बी एफ यहाँ मिलेंगे तो ये हो जाएगा बी आई एफ। क्या हो जाएगा, बी आई एफ। अब देखिए प्रवर्धक के निवेश पर वोल्ट था, प्रवर्धक के निवेश पर वोल्ट था। प्रवर्धक के निवेश पर वोल्ट था, देखिए जब बी एफ और बी आई यहाँ पर मिलेंगे तो बी आई एफ बनेगा, यानी कि बी आई एफ बराबर बी आई प्लस में बी एफ। लेकिन ध्यान रखना जब कैसा हो, कंडीशन हो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसी कंडीशन हो, पॉजिटिव हो, तो धनात्मक फीडबैक प्राप्त होगा। भैया ये हट रहा है यहाँ से।
कैसा फीडबैक होगा, धनात्मक। जब यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आए तो धनात्मक फीडबैक होगा, और बी आई एफ बराबर, जब बी आई माइनस बी एफ तो नेगेटिव फीडबैक होगा। कैसा होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। कैसा होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। अब देखिए, इस तरह आप प्रवर्धक के निवेश पर बोल्टता निकाल सकते हैं। जब बिना, वही सेम कार्य करना भैया तीनों क्वेश्चन में, बिना पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि, लब्धि हम किस तरह निकालते हैं, ए बराबर आउटपुट अपॉन निर्गत। लब्धि किस तरह निकालते हैं, लब्धि निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। इस तरह से आप लब्धि निकालते हैं। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, इसमें देखिए फर्स्ट में बी नोट अपॉन बी आई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। पुनः निवेश, पुनः निवेश सहित प्रवर्धक की लब्धि देखिए ए बराबर, अब देखिए आउटपुट वोल्टता क्या है, यहाँ से वी नोट डैश, आउटपुट वोल्टता क्या है, वी नोट डैश, आउटपुट वोल्टता क्या है, वी नोट डैश, और जो इनपुट है वो क्या है, बी आई एफ, बी आई एफ, क्योंकि जब यहाँ से निकल बी एफ जाएगा, बी आई और बी एफ मिलेंगे तो बी आई एफ बन जाएगा, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी आई एफ बराबर बी नोट डैश अपॉन ए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। इसको क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब देखिए बीटा एम्पलीफायर में देखिए जो आउटपुट और निर्गत, निर्गत क्या है बी नोट डैश, आउटपुट क्या है बी एफ, बी एफ क्या होता है पुनः निवेश वोल्टता। तो बीटा एम्पलीफायर बराबर बी नोट अपॉन बी एफ, बी नोट अपॉन बी एफ। बीटा एम्पलीफायर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आउटपुट और आउटपुट अपॉन निर्गत आप किस तरह से निकालते हैं, यहाँ से निर्गत इसमें बी नोट है और आउटपुट क्या है बी है, ध्यान रखना गलती हो गई, बी एफ अपॉन बी नोट, बी एफ अपॉन बी नोट। तो बी एफ इस तरह कर सकते हैं हम बीटा बी नोट ऐसे। अब देखिए आप क्या निकाल रहे थे, प्रवर्धक के निवेश पर बोल्ट था, यानी कि तो आप बी आई एफ बराबर, क्योंकि देखिए वी आई एफ बराबर वी आई प्लस में बी एफ, इसका मान आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्या लिख सकते हैं, बी नोट डैश अपॉन ए बराबर बी आई प्लस में बी एफ का मान ये बी बी नोट डैश। यहाँ से इसमें से आप कॉमन लीजिए, बी नोट डैश कॉमन आएगा तो वन अपॉन ए माइनस बी, बराबर में बी आई शेष रह जाएगा, बी आई शेष रह जाएगा, यहाँ देखिए साइड में बी आई शेष रह जाएगा। तो बी नोट डैश अपॉन बी आई बराबर, ओहो इसको सोल्व कर लो, बी नोट डैश एलसीएम लीजिए वन माइनस ए बी बराबर में बी आई, इधर की साइड इसका डिवाइड कीजिए, बी नोट डैश अपॉन बी आई बराबर, ये रिवर्स हो जाएगा ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट डैश अपॉन बी आई, इसको देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए बराबर आ जाएगा ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बी, लब्धि निकालें तो ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बी, यही क्या है पुनर्निवेश समीकरण, क्या है पुनर्निवेश समीकरण है। अब इसमें इन कंडीशंस को और देख लेना, इनको मैं लिख देता हूँ, ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बी। यहाँ से देखिए जो ए बी है वो क्या है पास लब्धि, ऐसी लब्धि है पास, और ए एफ है वो बंद पास लब्धि है, बंद पास लब्धि है। ए है खुला पास लब्धि, क्या है खुला पास लब्धि, कैसी लब्धि है खुला पास लब्धि।
तो ये पुनः भरण का सिद्धांत है, पुनः निवेश का सिद्धांत, इस तरह से आपको इसको डिस्कस करना है। वही सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, तीनों में सेम कार्य है भैया, सेम प्रोसेस है, थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुनः निवेश को समझाइए। धनात्मक व ऋणात्मक पुनः निवेश क्या होता है? हमसे पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको याद करना भैया, अच्छा क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ भी है। पुनः निवेश को समझाइए, धनात्मक एवं ऋणात्मक पुनः निवेश में अंतर कीजिए। तो देखिए, पुनः निवेश किसी विद्युत जाल के निर्गम से उसके निवेश में ऊर्जा के स्थानांतरण को पुनः निवेश कहते हैं। कोई विद्युत जाल है, उसमें ऊर्जा के निर्गम, किसी विद्युत जाल के निर्गम से उसके निवेश में जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, उसको पुनर्निवेश कहते हैं। धनात्मक पुनर्निवेश क्या होता है? जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत तथा पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में होते हैं। जब कौन सी कला में होते हैं? एक ही कला में होते हैं। तो निविष्ट संकेत परिमाण में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रवर्धक की लब्धि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब जब प्रवर्धक के निवेशी जो परिपथ हैं, मूल संकेत एक ही कला में होते हैं ना, तो निविष्ट संकेत परिमाण में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे प्रवर्धक की लब्धि बढ़ जाती है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। अब देखिए, ऋणात्मक पुनर्निवेश, जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में संकेत तथा पुनर्निवेश संकेत विपरीत कला में होते हैं। कौन सी कला में होते हैं? विपरीत कला में होते हैं। तो इससे निवेश के संकेत के परिणाम में कमी होती है। इसमें क्या होती है? वृद्धि, इसमें क्या होती है? कमी होती है, जिससे प्रवर्धक की लब्धि कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ जाता है। इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। इस तरह से आप पुनर्निवेश की डेफिनेशन और धनात्मक ऋणात्मक पुनर्निवेश में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन है, इनमें से आपको में टर्म टेस्ट में अवश्य क्वेश्चन मिल जाएगा। इन चारों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जी आसानी से आपके याद हो जाएंगे। और ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन भैया मोस्ट है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है सेमेस्टर के लिए, उसमें आपको बोल्टता और धारा का उत्सर्जक के लिए मैं चित्र बनवाने, वो मैं सेमेस्टर टाइम में मैनेज कर दूंगा सब। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनमें से अवश्य आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर रह रहा है, वो डाल दूंगा। वो कंप्लीट होते ही फिर भैया रियल की ओर डालूंगा, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में भैया मैं 4 यूनिट के क्वेश्चन डाल ही दूंगा, फिर आप देख लेना फर्स्ट 4 जोन सी याद करनी है, आप दोनों को याद कर जाना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, है ना। और अच्छे से पढ़ाई करें भैया, पढ़ाई का ध्यान देना, ठीक है।